Okay, welcome back to all in this online class provided by the US Academy and Institute। और मेरा नाम तो आप लोग जान ही रहे होंगे, तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10 की फिजिक्स पोर्शन की टॉपिक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो बेसिकली हमने आपको क्या क्या बता दिया है उसको मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने आपको मिरर बता दिया है। व्हाट इज अ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन बोथ मिरर्स। Okay, and what is the advantage and what is the disadvantage and what is the use of concave, convex mirror, plane mirror। okay, इन सारी चीज़ों को हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग जो है उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया था, हमने आपको ये भी बता दिया था। तो आज जो जो टॉपिक को हमें जानना है पहले मैं एक बार आपके सामने बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इन मिरर। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है अभी आगे मैं बताऊंगा। सेकेंड टॉपिक जो है सीखने का प्रयास किया जाएगा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स। ठीक है, उसके बाद जो है मिरर्स फार्मूला, फिर उसके बाद आपको मैं अगर टाइम बचा तो फिर आज आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये कैसे होता है वन बाय वन करके एक एक टॉपिक करके हम लोग कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशन ओके इन द मिरर। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ने से मतलब हो गया पढ़ लिया, नहीं, ये जानना कि क्यों इसे सिखाया जा रहा है, क्यों इसको सिखाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं साइन कन्वेंशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डिस्टेंस कैलकुलेशन में, किसी भी इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करने में। अगर आप साइन ऑफ कन्वेंशन नहीं यूज करेंगे तो फिर वो प्रॉपरली फिट नहीं बैठेगा, गलत होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। क्या निगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, कहां पे निगेटिव होगा, किस साइड पॉजिटिव होगा, इन सारी चीजों को जो है मेंशन किया जाता है, जो है एक्सप्लेन किया जाता है मिरर फार्मूले में। जो यूज किया जाता है बेसिकली वो आपको बताया जाएगा साइन कन्वेंशन। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया, यहाँ लिखा गया है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ये टॉपिक साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स क्या है। दो चार पॉइंट हैं, उसको आपको बस दिमाग में रखना है और याद नहीं करना है, समझना है। तो चलिए मैं इस रे डायग्राम को यूज करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होता है। ओके, तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, और एक साइन ऑफ कन्वेंशन होता है, हमेशा ये बात याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में पुट किया जाता है। कहां पुट किया जाता है? लेफ्ट साइड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो आप पहचान रहे हैं आप। और इस मिरर के लेफ्ट में देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये जो ऑब्जेक्ट आपका है ए बी। तो सबसे पहला रूल ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स और रे डायग्राम के लिए आसान और स्टैंडर्ड माना जाता है। ओके, सेकेंड केस है ऑल डिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम स्टार्टिंग टू पोल। यानी ये हर एक डिस्टेंस जो भी मेजर किया जाएगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वो पोल से स्टार्ट किया जाएगा। यानी ये जो आपका पोल है, यहां से 0 यहां पे होगा, 1 यहां पे, 1 2 3 4 5 इधर जा सकते हैं, फिर यहां से 1 2 3 4 5 इधर जा सकते हैं। यानी जब भी आपका स्केल स्टार्ट होगा वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? पोल से स्टार्ट होगा, ये बात याद रखिएगा।
इतनी ये दो बातें अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो बाकी चीजें बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। अब कहेंगे कैसे, तो देखिए कैसे, बहुत ही आसान है। ठीक है, ऑल डिस्टेंस, याद रखिएगा, ऑल डिस्टेंस मेजर along the direction of incident ray is taken पॉजिटिव। यानी अगर हमारा कोई चीज यहां पे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका इमेज बन गया, ये पोजीशन यहां दिखाया तो यहां पे पोजीशन है, लेकिन मैं आपको सपोज करा रहा हूं कि मान लीजिए सपोज करिए इमेज यहां पे आपने किसी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपने इमेज यहां पे पा लिया। ओके, तो अगर हम कहें कि इस इमेज का पोजीशन क्या है, तो इस इमेज का पोजीशन हम मेजर करेंगे, पी से स्टार्ट करेंगे, किधर जाएंगे, उस इमेज की तरफ। तो हमारे जाने का डायरेक्शन किधर है, देखिएगा इस डायरेक्शन में। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे पुट किया है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट इंसिडेंट करेगा ऑन द मिरर वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी हमारा मेजर करने का डायरेक्शन और देखिएगा और लाइट का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। इसलिए इसे क्या माना जाएगा, बोलिए पॉजिटिव। यानी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा अगर वो कॉन्केव केस में या किसी भी मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर हो। और और इमेज डिस्टेंस को हमेशा याद रखिएगा स्मॉल वी, वैन वाला, ठीक है, से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल वी से। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो अगर हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये कहां पे स्थित है, कहां पे सिचुएटेड है, तो उस केस में आप पी से स्टार्ट करेंगे चलना, चलो ये 1 2 3 4 5, और लाइट इधर जा रहा है और आप इधर जा रहे हैं, यानी मेजर करने का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है इन न्यूमेरिकल। बात याद रहेगा ना, ओके। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन इमेज कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड बन सकता है, नहीं बन सकता है, बन सकता है। तो इमेज जो होता है डिस्टेंस वो कभी पॉजिटिव हो सकता है और कभी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, मान लीजिए वो जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपका इमेज बन गया तो वो भी आपका ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव होगा ही। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिएगा, ऑल डिस्टेंस मेजर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एबव द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन में, ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट हो सकता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है तो। और अगर यही याद रखिएगा एक चीज और अगर यही ऑब्जेक्ट इधर रहता, फॉर एग्जाम्पल जो है समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज अगर यहां पे रखा जाता है, इमेज ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इमेज ही मान लेते हैं, तो इमेज का भी डिस्टेंस यहाँ पे इससे मतलब मत देखिएगा लेफ्ट में कि राइट में, यहाँ पे ये देखना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, नाउ आइदर दिस साइड और दिस साइड, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में, नेगेटिव लिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है हाइट टूवर्ड्स डाउनवर्ड नेगेटिव, यानी कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नहीं जाता। ये है साइन ऑफ कन्वेंशन, और इसका बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है न्यूमेरिकल लगाने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं, आप उस साइन ऑफ कन्वेंशन को यूज करके रे डायग्राम खींच कर लगाने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। टॉपिक दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे आपका मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, एफ इज फोकल लेंथ, यू अभी बताया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। आप अक्सर सुनते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स छोटे को बड़ा करके देखना। क्या करके देखना, मैग्नीफाई कर देना। क्या कर देना, मैग्नीफाई कर देना। और जब मैग्नीफाई किसी चीज को आप करेंगे
जब आप मैग्नीफाई करेंगे तो उस प्रोसेस को मैग्निफिकेशन कर देंगे, उस प्रोसेस को क्या कर देंगे, मैग्निफिकेशन कर देंगे। अब इस चीज को कैसे किया जाता है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट लिए और उसका इमेज बन गया। अब इमेज और ऑब्जेक्ट, यानी ध्यान सुनिएगा, इमेज और ऑब्जेक्ट यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना है, कितने टाइम्स है, उसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। उसी को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए अवेलेबल, ठीक है? तो आप अपने सवाल को वहां पे पुट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी मैं मिरर फार्मूला बताऊंगा, घबराइएगा मत। अब यहाँ पे देखिए, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसका रेशियो होगा नहीं होगा, रेशियो होगा, तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। बहुत सिंपल सा है। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, यूनिट क्या होगा? फिजिक्स में यूनिट की बात की जाती है ना, तो यूनिट क्या होगा? तो यूनिट नहीं होगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि हाइट मीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीटर या सेंटीमीटर ही मान लीजिए, कैंसिल आउट, खेल खत्म, ठीक है ना? तो हमने आपको बताया। अब एक चीज याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां देखिएगा मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है एम से, इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड इमेज डिस्टेंस वी। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और एच डैश अपॉन एच लिखा है। अब एच डैश अपॉन एच को वी अपॉन यू लिख दिया गया, ये कैसे लिख दिया गया है, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा कॉपी पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये हुआ होगा, वो जानने का प्रयास करेंगे। ओके ना, रे डायग्राम से बेसिकली आप क्लास 11th में जब आएंगे, सॉरी क्लास 12th में आएंगे, तो वहां पे आपको प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि ये कैसे है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे आया। ठीक है, जा देखिए यहाँ पे, सपोज करिए आपने ये कैसे मिरर बनाया, ओके, एंड नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी बात समझाया। और आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे आपने पास कराया, ऐसे सीधे निकल गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और यहाँ पे इमेज बन गया। मैं बस एक औरली चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ज्यादा समझने में जो है परेशान मत होइएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए एच ओ, या जो भी एच मान लीजिए, और ये इमेज डैश मान लीजिए, जो है एच डैश मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका यू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये क्या होगा आपका वी होगा, नो डाउट। अब आपको क्लास 10th में ही एक चैप्टर बताया जाएगा सिमिलैरिटी, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, वैसे ही सिमिलरिटी पढ़ेंगे। सिमिलरिटी में होता क्या है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है द रेशियो ऑफ टू सिमिलर, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर इस साइड का रेशियो निकाल लिया जाए, या इस साइड का रेशियो निकाल दिया, एच डैश अपन एच आएगा ना, और इस साइड का रेशियो होगा आपका v अपॉन u, लेकिन u यहाँ पे साइन ऑफ कन्वेंशन है, यहाँ पे माइनस रख दीजिए, कोई खेल खत्म। ये है आपका आने का तरीका। तो ये आप क्लास 10th में ही पढ़ेंगे, इसी टॉपिक जो इसी लेवल पे आप पढ़ेंगे इस चीज को। तो आई होप आप समझे होंगे कि कैसे ये आपका v अपॉन u में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको हमने बता दिया, ओके, समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब चलिए शुरू करते हैं। जो है मिरर फार्मूला क्या है, अभी बहुत सिंपल सा है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने का कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले मैं आपको बता दूं क्या है मिरर फार्मूला। वैसे इसको डिफाइन कैसे करने का मतलब कुछ नहीं है, तो मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे इसे। कैसे, द रिलेशन between image distance, object distance and focal length of given mirror is called mirror formula। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए आप, now this is the image distance v, now this is a u, object distance, and f, बताइए f क्या है, f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ओके। और कहीं कहीं जानते हैं, एक और चीज याद रखिएगा, कहीं कहीं ऐसे भी देगा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2 अपॉन आर, क्योंकि एफ की जगह आप लिख सकते हैं r/2, वाई बिकॉज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ की जगह आप r/2 रखेंगे तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2/r भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है,
ठीक है। तो यहां पे आप याद रखेंगे, नाउ 1/v, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। और ये सारे रिलेशन को कहा जाता है क्या, बताइए, मिरर फार्मूला। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है, आप प्रयास करिएगा, जो भी न्यूमेरिकल ना आए कमेंट बॉक्स आपके पास है, उसमें उस क्वेश्चन को पुट करिए, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर दूंगा, ठीक है ना। ओके, कुछ चीजें आपको करनी है, ठीक है। आप लोग जो है घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हो, इसको मैं जो है न्यूमेरिकल और होमवर्क दे रहा हूँ, ओके ना। चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया, कब यू माना, कब वी माना, कब एफ नेगेटिव पॉजिटिव कब हो रहा है, आपको दिया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे यू का दिया है, यहाँ पे ये देखिए -5 लिखा है ना, क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल दिया है, आप इसे प्रयोग करिएगा, और यहाँ पे भी दिया। अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट माइंड जो एक कॉन्सेप्ट है, ये आया कैसे, हमारे डेली लाइफ में कहीं होता है नहीं होता है। जैसे आप लोग घर पे अभी जस्ट जहाँ पे हैं, जिस जगह हैं वहीं पे आप अभी वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो, वैसे बहुत से लोग अब तक देख चुके होंगे, ठीक है ना। अगर आप किसी जो है वेसल में, कोई भी आप एक जो है वेसल ले लीजिए, और उसमें एक जो है स्पून, चम्मच, उसमें पानी भर दीजिए, उसमें चम्मच को डाल दीजिए, और चम्मच को थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, तो चम्मच आपको लगेगा टेढ़ा है, क्या है, टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा होता नहीं। क्यों होता है, रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है, ये बात याद रखिएगा। रिफ्रैक्शन क्या, आप जो है नाइट में देखते होंगे स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, क्यों करते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण ही करते हैं, ठीक है ना। मतलब रिफ्रैक्शन क्या है, डेविएशन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन क्या है, डेविएशन ऑफ लाइट है, लेकिन कब, वैसे डेविएशन ऑफ लाइट, आप देख रहे हैं वाटर है, एयर है, आप किसी चीज को पानी में देख रहे हैं, तो आप उस ऑब्जेक्ट से लाइट पहले वाटर में चला है, फिर एयर में, तो वाटर टू एयर, एयर टू वाटर। जब भी किसी लाइट का मीडियम चेंज होता है तो उसके पाथ में डेविएशन आ जाता है, और इसी फिनोमिना को ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए, इसको डिफाइन कैसे किया जाए, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, then it deviate from its initial path। जो भी इसका पाथ होता है उसे डिवीट कर जाता है, और इसी को कहते हैं क्या, बताइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आपके डेली लाइफ में यूज क्या है, कहाँ कहाँ देखते हैं, सब होता है, और इसी पे बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, सब बताया जाएगा। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जान गए, तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी जान लीजिए, क्योंकि आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जान रहे हैं। रिफ्लेक्शन, ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बात ध्यान सुनिएगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, रिफ्रैक्शन 2 मीडियम रहेगा तभी होगा, सिंगल मीडियम में नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। एक चीज यहाँ पे दिया है, अभी आपको मैं बताऊंगा, पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, चलिए इसको समझा देते हैं, ग्लास स्लैब क्या होता है। चलिए बता देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ग्लास स्लैब में क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब बता देता है। ये ग्लास स्लैब दिख रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। अब जरा देखिएगा, ग्लास स्लैब के इस पार्ट पर एयर है ना, ये एयर है पूरा, और ये आपका ग्लास मटेरियल है यहां तक, ओके। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये लाइट इधर से आया, ओके, इस पॉइंट ओ पर मीडियम मतलब क्या, उसे इंटरफेसिंग सरफेस कहते हैं। नाउ लाइट को ये जो डैश डैश आपको दिख रहा है ना, ये डैश डैश, इसके इलांग जाना चाहिए था। अगर डेविएशन ना होता तो इसको इसके इलांग जाना चाहिए था, लेकिन गया कैसे, वो थोड़ा सा बेंड हो गया है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये इन लाइन देख रहे हैं ना, ये एन डैश, ये आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा क्या हो गया है, बेंड कर गया है, और इसी डेविएशन को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो ये रिफ्रैक्शन को आपको समझ में आ गया होगा।
कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ओके, तो अब बात ये आता है यहाँ पे, इतना सारा चीज जानने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। यहाँ पे देखिए I1 है ना, यहाँ पे R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। ओके, और फिर यहाँ पे देखिएगा I2 दे दिया है, क्योंकि इस सरफेस पे भी, तो इस इंटरफेसिंग सरफेस में बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ देखिए जहां पे दो मीडियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं उसे इंटरफेसिंग सरफेस कहते हैं। और यहाँ पे भी तो इंटरफेसिंग सरफेस है, तो यहाँ पे भी इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन का आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी लगाया। आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे जब एयर टू मीडियम ग्लास में आया तो लाइट नॉर्मल की तरफ गया, और यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्मल से दूर गया है। यानी एक चीज और जान लीजिए यहीं पे अब, व्हेन लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यानी जब लाइट रेयर से डेंसर आता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है, और जब ये डेंसर है और डेंसर से एयर में गया यानी रेयर में गया तो वहां पे हो जाएगा नॉर्मल से आगे हो जाएगा। अब ये दिमाग में आपको चला होगा ये क्या बोल दिया, जो है रेयर और डेंसर ये क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर, ये बात याद रखिएगा। यानी जिस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है उसे रेयर कहते हैं, और जिस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी थोड़ा सा लेस हो जाता है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। तो ग्लास में ऑटोमेटिकली है आपका डेंसर मीडियम होता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी कम हो जाता है। ये बात समझ में आया रेयर डेंसर का मतलब। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इतना कि जो है इंसिडेंस रे है, फिर ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये ग्लास स्लैब हो गया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ग्लास स्लैब पढ़ रहे तो इसीलिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। Lateral displacement is a perpendicular distance between incident direction of incident ray and refracted ray। तो देखिएगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये अगर लाइट इंसिडेंट का डायरेक्शन है तो ये ही होगा डैश वाला लाइन। लेकिन लाइट यहाँ पे बेंड हुआ है, बेंड होने के बाद फिर यहाँ से अवे हुआ है, इधर तो टुवर्ड्स हुआ है और इधर अवे हुआ है, तब भी आप देख रहे हैं कि इंसिडेंस डायरेक्शन और इमर्जेंट रे, ये जो है ना ये रे, यह आपको दिख रहा है जो ये इमर्जेंट रे है, निकलने वाला है। तो इमर्जेंट रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख नहीं रहा है आपको, ओ डैश एल, ये कहलाएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये हुआ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया नॉर्मल कब होता है, अभी कब जाता है, डेंसर क्या होता है, रेयर क्या होता है, ये मैं हम लोग बताया, ठीक है। अभी एक और आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अभी बताया जाएगा, ठीक है। इन पहले जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता देता हूँ। अभी देखते हैं, चलिए बता देते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ देखिए आप, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं, याद याद हो जाएगा, बस आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, आसान सी बात है। सॉरी, वीडियो में कोई प्रॉब्लम क्या आ गया, देखिए सॉरी, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ गया, चलिए सही। ये देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है जरा देखिएगा, फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टू लॉज रिफ्लेक्शन के होते हैं और टू रिफ्लेक्शन के होते हैं। तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट है ना, रिफ्लेक्शन में सेम टू सेम वही, कोई बदलाव नहीं। कैसे, वहां पे आप क्या कहते थे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड की जगह उसे रिप्लेस कर देंगे, रिफ्रैक्टेड कर देंगे। ओके, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ओके, एंड सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्नेल लॉ भी कहते हैं, स्नेल लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं।
आप ये मत समझिएगा स्लो घोंघा वाला, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये सब बातें इसलिए मैं कर देता हूँ ताकि इसी बहाने आपको टॉपिक याद रहे, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपका सेकंड लॉ को, जो है सेकंड लॉ को एक और नाम दिया जाता है, स्नेल लॉ कहा जाता है, ठीक है। अब स्नेल लॉ क्या कहता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप ये आइए, यहाँ देख रहे हैं ना, ये एंगल दिख रहा है ना, I1 इंसिडेंट एंगल है ना, ये R1 दिख रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, और इस मीडियम को मान लीजिए आपका N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये मान लीजिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए N2, N1 एंड N2। बात समझ आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 मान लिया, इसका मान लिया N2। तो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में एंगल I1 बना है, ठीक है ना। तो इस I1 का आप साइन ले लीजिए, यानी साइन I1, और इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। तो सपोज करिए 1.5 आ गया, क्या आ गया 1.5। अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 लीजिए, तो उसका साइन लेंगे तो साइन R1 हो जाएगा। और इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हमने सपोज किया N2 ले लीजिए, अब इसका भी प्रोडक्ट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, वो अभी 1.5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 1.5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 1.5 ही मिलेगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जिस मीडियम में एंगल बन रहा है उसका अगर साइन लिया जाए और उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाए और प्रोडक्ट किया जाए, तो हमेशा वो कांस्टेंट होता है उस लाइट रे के लिए, चाहे वो किसी भी मीडियम में पास करे। यानी आपका सेकंड लॉ क्या कहेगा, सिंपल सी बात है, लिखा कुछ और जो होगा आप देख लीजिएगा, नहीं मैं जो सिंपल सा जो होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मैं बता दे रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल और इंसिडेंट एंगल विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट इसका, इसी मीडियम में सारी चीजों का प्रोडक्ट, इस सारे मीडियम की सारी चीजों का प्रोडक्ट इक्वल है, तो इसे मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा गया, जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया गया है। और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं फिर फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं साइन आई अपॉन साइन आर कैसे है, जरा कॉपी पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये ग्लास स्लैब था आपका, ये ग्लास स्लैब था आपका, कुछ ऐसे ही ग्लास स्लैब था ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे लाइट आपने इंसिडेंट कराया, फिर ऐसे लाइट थोड़ा सा इधर बेंड हुआ, फिर यहाँ पे आपने नॉर्मल डाला, फिर लाइट ऐसे ऐसे सपोज करिए ये एंगल हमने मान लिया आई मान लिया, और ये एंगल मान लिया आपका आर, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया N2। अब आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, तो N1 ले दीजिए, और इस एंगल का आई है तो इसका इंटू करिए साइन के साथ, साइन आई, ये सपोज करिए 1.5 आया, तो वही वैल्यू अब इसके लिए भी आएगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव N2 है और ये आपने लिखा साइन आर, तो इक्वल टू आएगा 1.5। यानी ये दोनों क्या है, दोनों चीजें क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया N1 साइन आई इक्वल N2 साइन आर। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। और इसे N2 अपॉन N1 को शॉर्टकट में लिखा जाता है N21, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, इसे पढ़ा जाता है ऐसे, रीड कैसे किया जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इंडोर गेम खेलते रहिए मेंटल बैलेंस के लिए, ठीक है ना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।